नमस्कार। मैं लालचंद, हिंदी अध्यापक, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया, ज़िला फाजिल्का। हिंदी विषय के ऑनलाइन शिक्षण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके साथ 9वीं कक्षा का एक अध्याय पंच परमेश्वर कहानी लेकर जुड़ने जा रहा हूं। इसका भाग एक जो है वह मैं कल भेज चुका हूँ और दूसरा भाग जो है आज हम करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने क्या देखा था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जुम्मन शेख की एक मासी है, बूढ़ी खाला है, जो उनके साथ ही रहती है। उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री जब तक जुम्मन शेख के नाम पर नहीं होती तब तक उसकी बड़ी खातिरदारी होती है, और जैसे रजिस्ट्री होती है उसकी खातिरदारी पर भी मोहर लग जाती है। जुम्मन की पत्नी करीमन जो है वह उसे खरी खरी सुनाती है, कड़वे बोल बोलती है, जिससे तंग आकर बूढ़ी खाला जो है पंचायत करती है। और पंचायत में जो जुम्मन शेख का मित्र है अलगू चौधरी, उसको अपना पंच जो है बदती है। अलगू के द्वारा बड़े सोच विचार के बाद बाकी पंचों के साथ सलाह मशवरा करके फैसला दिया जाता है कि या तो बूढ़ी खाला को माहवार खर्च जो है दिया जाए, या फिर ज़मीन की रजिस्ट्री जो है रद्द समझी जाएगी। अब इससे आगे की कहानी करते हैं। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही ज़मीन पर खड़ा था। बालू, रेत। इतना पुराना मित्रता का वृक्ष भाव, इतनी पुरानी मित्रता दोनों में, सच्चाई के एक झोंके को, सच का एक जो फैसला है उसको सहन न कर सकी। जिसका भाव यही है कि मित्रता जो है वास्तव में बालू की रेत पर थी। मित्रता का पेड़ जो उनका था बालू की रेत पर था, जो सत्य का, सच्चाई का एक झोंका भी सहन न कर सका। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। तलवार से ढाल कैसे मिलती है? आमने सामने, विपरीत परिस्थितियाँ। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटा करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, परंतु बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी मिलेगा कि बुरे कामों की सिद्धि, बुरे कामों की अगर हम कामना करें तो बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है, और सत्य की सिद्धि, अच्छे कामों की सिद्धि जो है थोड़ी मुश्किल से होती है। यहाँ पर अब जुम्मन शेख के मन में ये था कि किसी न किसी तरह अलगू चौधरी का बुरा हो, और ईश्वर ने उसकी सुन ली। अब बुरा हुआ क्या वह देखते हैं। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पचाही जाति के सुंदर, बड़े बड़े सींगों वाले थे, कि एक बड़ी सुंदर जोड़ी जो था अलगू चौधरी लेकर आया था। महीनों तक आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन करते रहे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल जो था मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए,
पर खुदा नेक बद सब देखता है, अच्छा बुरा सब देखता है। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर कहीं न मिला। तो निश्चय ये हुआ कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, इक्का हाँकते थे। ये देखिए किस तरह समझू साहू जो है वह बैल को खरीद रहा है। समझू साहू ने बैल जो था ले लिया। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे, बैल से चलने वाली गाड़ी। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो, 3 चक्कर जो है लगाए जा सकते हैं। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा हुआ। चौधरी को भी गर्ज थी घाटे की परवाह नहीं की। चौधरी के भी एक बैल किसी काम का नहीं था, उसको भी ज़रूरत थी बैल बेचने की, इसलिए घाटे की परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने पूरी तरह प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा काम लेना। दिन भर में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा भूसा सामने डाल दिया। भूसा तोड़ी जो होती है, बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाता था कि फिर जोत दिया। इक्के का जुआ देखते ही बैल का लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, मुश्किल था, हड्डियां निकल आई थी, परंतु था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा, भार जो था दुगना कर दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, कोड़े खाकर कुछ देर दौड़ा, धरती पर गिर पड़ा। ना कुछ खाने को उसे दिया था ना कुछ पीने को। चौथी खेप चौथा चक्कर जो लगाया जा रहा है, और भार कितना है, दुगना भार है, जितना पहले लेकर आते थे उसे दुगना भार है। तो बैल गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे हुए थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के भी थे। अतएव छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। अब गाड़ी पर सामान भी है और कमर में पैसे भी बंधे हुए हैं, 250 रुपये। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली, रत जगा पूरी रात जागने की। आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। सुबह जब नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदार्थ, कुछ तेल के पीपे भी जो थे वह भी गायब हैं। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी, बुरी गाथा सुनी, तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगे। निगोड़े ने
ऐसी कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए 1 महीने बीत गए, कई महीने हो चुके। अलगू जब अपने बैलों के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झला उठते, गुस्से में आ जाते। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी गांव में, जो उसका बुरा सोचने वाले थे, बड़े थे। ऐसे अवसरों पर वह भी एकत्रित होते, इकट्ठे होते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते। साहू जी जो कुछ बुरा भला बोलते उसकी पुष्टि करते। 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना अलगू चौधरी के लिए आसान नहीं था। एक बार वे भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ गई। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहू जी को दिलासा देकर घर से बाहर लेकर आए। लोगों ने परामर्श दिया, सलाह दी कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू चुन ले, जिसको चुनना है समझू साहू जो है वह चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात तो ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज़र तो नहीं, कोई एतराज़ तो नहीं है? उज़र एतराज़? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज़र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान जो है बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार कर देता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। उत्तरदायित्व जो जिम्मेवारी है ना, वह हमें बहुत चीज़ों का ज्ञान कराती है। जो हमारे संकुचित व्यवहार हैं, संकुचित विचार हैं, उनमें सुधार होता है जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी पड़ती है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, ईश्वर की वाणी के बराबर है। देववाणी देवताओं की, और देववाणी में मेरे बुरे विचारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौं भर भी टलना उचित नहीं। अब ये चीज़ें, ये विचार जुम्मन शेख के मन में है कि मेरे मन में जो बुरे विचार हैं, संकुचित विचार हैं, उनका समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मैं बोलूँगा वह देवताओं की वाणी के बराबर है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। ये तो सब चाहते ही थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू की हानि हुई। सभ्य व्यक्ति समझू को दंड भी देना चाहते थे।
जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ था। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उनसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, ये दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, ये अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, ये रियायत करे तो उनकी भलमान से। अलगू चौधरी फूले न समाये बहुत ज़्यादा खुश हुए, उठ खड़े हुए और ज़ोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, चारों ओर ये गूंज सुनाई देने लगी, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। ये मनुष्य का काम नहीं है। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, ये उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था। प्राणघातक, प्राण लेने वाला, जान लेने वाला। परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की ज़बान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता जो है फिर से हरी हो गई। इस तरह हम देखते हैं कहानी में कि जो न्यायप्रियता है वह सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। जब आदमी पंच के आसन पर बैठता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वह अपने आपसी वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीज़ों को भूल जाता है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सत्य का साथ देता है। जो सच है उसको सामने लेकर आता है। उस समय कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। पंच के मन में परमात्मा का वास होता है। पंच के मुंह से निकलने वाली वाणी जो है, शब्द जो है, वह परमात्मा के शब्द होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी जो है ख़त्म होती है। कल फिर इसी समय फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।